हेलो दोस्तों, नमस्कार। नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ने जा रहे हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोग पहले पढ़ा चुके हैं, तो पार्ट 1 में जो पहले पढ़ा चुके हैं उसको हम लोग पहले रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है। आगे उसके बाद 1848 का क्रांति के कारण पढ़ेंगे, उसका परिमाण पढ़ेंगे, फिर इटली का एकीकरण पढ़ेंगे, फिर जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे, गॉरिबाल्डी, काउंट काबोर और बिस्मार्क के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग जो पार्ट 1 में कर दिए हैं उसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है। 1789 के पहले फ्रांस में 1789 के पहले फ्रांस में क्या था? बुर्बो वंश का शासन था। ठीक है। और बुर्बो वंश का राजा कौन था? लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां था। ठीक है। इतना आपको याद रहेगा, लुई 16वां था। लुई 16वां बहुत ही क्या थे? निरंकुश शासक था, स्वेच्छाकारी था, हमेशा भोग विलास पे डूबल रहता था। उनको शासन प्रशासन से कोई मतलब नहीं है। जो जनसंख्या अनियंत्रित हो गई थी, इसके कारण वहाँ पे मध्यम वर्ग का उदय हुआ आम जनता से, और मध्यम वर्ग जो है क्रांति किए, और क्रांति के कारण लुई 16वां को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। उसको जो है बंधक बना के और फिर जो है उसको गिलोटिन पे कटवा दिया था। बाद में लुई 16वां के बाद और 1799 में नेपोलियन ने प्रथम काउंसिल बना कि नेपोलियन को भी जो है मित्र राष्ट्रों ने वाटरलू के युद्ध में उसको हरा दिया था। 1815 में वियना कांग्रेस हुआ था, वियना संधि हुआ था। का चांसलर था कौन? मेटरनिक था। उसके बाद मेटरनिक युग आ गया। 1830 के यूरोपीय क्रांति की जो मुख्य बातें हैं उसका कारण ये था कि 1815 में नेपोलियन को गिरफ्तार बंधक बना लिया, और मेटरनिक युग आ गया वियना कांग्रेस संधि के हिसाब से, और जितना भी विजित प्रदेश था वो लौटाने के लिए बोला। और फ्रांस का राजा कौन बना? लुई 18वां बना। ठीक है। लेकिन 1824 में लुई 18वां की मृत्यु होने के बाद चार्ल्स दसम गद्दी पर बैठा। अब चार्ल्स दसम बहुत ही निरंकुश और बहुत ही स्वेच्छाकारी शासक था, तो उनके विरोध में भी बहुत आवाज़ उठे वहाँ पर। ठीक है। तो 26 जुलाई 1830 को शासक के विरोध में पेरिस की जनता ने सुधार भोज का आयोजन किया, और उनको जो है उसको दबाने का प्रयास किया। चार्ल्स दसम ने बहुत दबाने का प्रयास किया, लेकिन इतना उग्र हो गया विरोध कि 31 जुलाई को चार्ल्स दसम को गद्दी छोड़कर वहां से इंग्लैंड भागना पड़ा। इसलिए इस क्रांति को कहा जाता है जुलाई की क्रांति भी कहते हैं। ठीक है। और बुर्बो वंश का अंत हो गया। बुर्बो वंश अंत हो गया और आर्लेयंस वंश के जो है स्थापना हुई, जिसमें लुई फिलिप राजा बना। अब देखिए, लुई फिलिप जो है बहुत ही उदारवादी और बहुत ही राष्ट्रवादी नेता शुरू में था। ठीक है। लुई फिलिप एक उदारवादी और राष्ट्रवादी शासक था। फ्रांस के राष्ट्रवादी भावना की चिंगारी जो है वो यूरोप के अगल बगल जो राज्य था, जैसे पोलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, जर्मनी, पारसा, हंगरी, पुर्तगाल, ठीक है, इस सब में भी पड़ी। और आगे चलकर जो है फिलिप के विरोध में भी आवाज़ उठने लगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि जब बुर्बो वंश खत्म हो गया, आर्लेयंस वंश के राजा लुई फिलिप बने, तब वहाँ पर वो तो राष्ट्रवादी था, एक उदारवादी नेता था, फिर उनके विरोध में आवाज़ क्यों उठने? शुरू में लुई फिलिप एक उदारवादी और एक राष्ट्रवादी नेता था। उन्होंने स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किया, और जिसके तहत उन्होंने गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ठीक है। लेकिन क्या था कि वहाँ पे फ्रांस में कृषि वर्ग थे, जो गरीब वर्ग थे, श्रमिक वर्ग थे, उसको सुरक्षा का मुद्दा जो है उठाया गया। लेकिन ये जो है लुई फिलिप ने कहा कि नहीं, उसको सुरक्षा नहीं दिया जा सकता है। इसके लिए 22 फरवरी 1848 को पेरिस में सुधार भोज का आयोजन किया, जिसको लुई फिलिप ने दबाने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी आंदोलन इतना उग्र हो गया कि 23 फरवरी 1848 को पुलिस ने उस पर क्रांतिकारियों पर गोली चला दी, जिसमें बहुत सारे आदमी मारे गए। तो क्रांतिकारियों ने उस लाश को लेकर के आंदोलन किए, और पेरिस के राजमहल को घेर लिया गया, जिससे लुई फिलिप जो है वहाँ से 24 फरवरी 1848 को लुई फिलिप वहाँ से भाग करके और इंग्लैंड चले गए। अब शासन जो है वो बुजुर्गा वर्ग के हाथों में आ गया। 1848 की क्रांति का परिणाम ये हुआ कि लुई फिलिप को राजशाही शासन का अंत हो गया और द्वितीय गणराज्य की स्थापना हुआ। गणतंत्रवादी नेता
लामार्टिन तथा सुधारवादियों नेता लुई ब्लाउ था और लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। लुई नेपोलियन क्या बना? फ्रांस का सम्राट बना। इस तरह से फ्रांस में गणतंत्र का स्थापना हो गया। ठीक है। इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था? ठीक है, आप लोग जानते हैं कि 1815 में जब मेटरनिक युग आया उसमें इटली को क्या किया था? इटली को कई हिस्सों में बांट दिया था। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया था। इटली के एकीकरण में मेजनी का बहुत बड़ा योगदान था। मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। मेजनी एक साहित्यकार, एक जो है गणतांत्रिक विचारों का समर्थक योग्य एक सेनापति था और वो राष्ट्रवादी भावना से, मेजनी राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर के और एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था कार्बोनरी, जिसकी सदस्यता उन्होंने ग्रहण कर ली और उसके बाद 1831 में उन्होंने यंग इटली और 1834 में उन्होंने यंग यूरोप नामक एक संस्था बनाया। अपने जो है अपने कार्य को क्रियान्वयन करने के लिए, अपनी नीति को क्रियान्वयन करने के लिए उन्होंने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ठीक है, काउंट काबूर जो था वो काबूर सफल कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी नेता था। ठीक है, सफल कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी नेता था। वो इटली के एकीकरण में सबसे बाधा मानता था किसको? ऑस्ट्रिया को। सबसे बड़ी बाधा किसको मानता था? ऑस्ट्रिया को। 1860-61 में काबूर ने सिर्फ रोम को छोड़ करके और उत्तर तथा मध्य इटली के सभी रियासतों को मिला लिया और वहाँ पे जनमत संग्रह कराया और पुष्टि भी उनको करवा लिया। ठीक है, तो इतना बड़ा कूटनीतिज्ञ था कि इतने बड़े इटली को, खाली रोम को छोड़ दिया। रोम में पोप का चलता था, तो वहाँ पर वो छोड़ दिया। अब बाकी इटली को उन्होंने जनमत संग्रह करा लिया और फिर जनमत संग्रह करा के पुष्टि भी कर लिया कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं। आप जो है राजतंत्र की ओर रहेंगे कि लोकतंत्र की ओर रहेंगे। आगे देखिए गोरिबाल्डी का क्या योगदान है इटली के एकीकरण में। तो गोरिबाल्डी जो है पेशे से एक क्या था? नाविक था। गोरिबाल्डी पेशे से क्या था? एक नाविक था और मेजनी के विचारों के क्या थे? समर्थक थे। परंतु बाद में काबूर के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। ठीक है, गया और उसने स्वयं सेवकों की सशस्त्र सेना बनाई गोरिबाल्डी ने और इटली के प्रांत सिसिली और कहाँ पर? नेपल्स पर आक्रमण कर विजय प्राप्त कर लिया और यहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर एनामुल के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर सत्ता संभाली। किसके प्रतिनिधि में? विक्टर एनामुल के प्रतिनिधि में वहाँ पे सत्ता संभाली। लेकिन बाद में उसको क्या हुआ पता नहीं और दक्षिण इटली के जीते गए जो क्षेत्र था वो बिना किसी संधि के गोरिबाल्डी ने विक्टर एनामुला को सौंप दिया। ठीक है, विक्टर एनामुला को क्या किया? सौंप दिया और दक्षिण क्षेत्र का शासक बनने के बजाय वो किसान की भांति जीवन जीने की ओर अग्रसित हो गया। यही है महानुभाव गोरिबाल्डी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान है। ठीक है, तो देखिए पर्सा का राजा विलियम प्रथम ने जर्मनी के एकीकरण को ध्यान में रखकर बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त कर लिया। ठीक है, जर्मनी जो है 1848 से पहले जर्मनी को टुकड़ों में कर दिया गया था मेटरनिक के द्वारा। तो जर्मनी के एकीकरण करने के लिए पर्सा का जो राजा था विलियम प्रथम, उन्होंने जर्मनी के एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क को चांसलर नियुक्त कर दिया। बिस्मार्क एक महान राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ था। उसने लौह और रक्त की नीति का अवलंबन किया। अब लौह और रक्त की नीति का अवलंबन किसने किया? तो आपको याद रखना पड़ेगा, बिस्मार्क ने किया। तो लौह और रक्त की नीति का अवलंबन किया और उसने आर्थिक सुधारों द्वारा पर्सा की स्थिति को सुधारा तथा सैनिक शक्तियों को भी मजबूत किया और उन्होंने जर्मनी के एकीकरण के लिए डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के
साथ जो है युद्ध किया तथा सेडान के युद्ध में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हरा दिया। सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का उदय एक महाशक्ति के रूप में हुआ। इस प्रकार से बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, कुछ सवाल आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच सोडेवा का युद्ध 1866 में हुआ। फ्रांस और पर्सा के बीच सेडान का युद्ध 1870 में हुआ। 1829 में एड्रियानोपल की संधि हुई और 1832 में यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो गया। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद करना पड़ेगा। उसके बाद कभी कभी पूछता है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो हंगरी की राजधानी आप लोग को पता है कहाँ है, बुडापेस्ट है। पोलैंड की राजधानी कहाँ है, वर्सा है। बोहेमिया की राजधानी कहाँ है, प्राग है। आज के लिए बस इतना ही।